हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो में हम भारतीय विदेश नीति यानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के रिलेशन में हमने बात की थी अमेरिका के साथ इंडिया के कैसे संबंध रहे, जो वर्ल्ड की मेजर पावर है। और आपने देखा होगा कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे आपका जो दुनिया थी आपकी टू ब्लॉक्स में डिवाइड थी, दो महाशक्तियों में बटी हुई थी। एक तरफ था वेस्ट में आपका यूएसए, जो कि आपका पूंजीवाद विचारधारा है उसका प्रतिनिधित्व करता था। एक तरफ था आपका यूएसएसआर, जो कि आपकी ईस्टर्न ब्लॉक था यानी पूर्वी गुट था आपका। ये प्रतिनिधित्व करता था किसका? आपका कम्युनिज्म का, यानी साम्यवादी जो विचारधारा है कार्ल मार्क्स की, लेनिन की, जो कि समानता की बात करती है और राज्य को दूर करने की आपकी बात करती है, उसका प्रतिनिधित्व करता था। वेस्टर्न ब्लॉक जो कि आपका लोकतंत्र हो गया, स्वतंत्रता हो गई, लिबरलिज्म हो गया, उसका प्रतिनिधित्व करता था यूएसए वाला। तो दुनिया में दोनों देश अपने अपने छाप छोड़ना चाहते थे, अपनी अपनी विचारधारा को लेके चलना चाहते थे। एक चाहता था कि दुनिया मेरी विचारधारा के साथ चले और दूसरी चाहती थी कि दुनिया आपका मेरी विचारधारा के साथ चले। तो इस कारण से दोनों में आपका तनाव उत्पन्न हो जाता है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप सभी को पता होगा कि शीत युद्ध शुरू हो जाता है, जो कि एक इनडायरेक्ट वॉर था, जो कि एक प्रत्यक्ष वॉर नहीं था, एक अप्रत्यक्ष वॉर था, जिसमें कि दोनों महाशक्तियों के बीच विचारधारा को लेके वॉर चल रहा था। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आपका 1945 से 1991 तक कोल्ड वॉर चलता है एंड जब सोवियत रूस का विघटन होता है आपका, तब शीत युद्ध का आपका अंत होता है। फिर अब हम बात करते हैं भारत और सोवियत संघ के रिलेशन की। तो इंडिया और सोवियत संघ के जो रिलेशन है इसको गोल्डन आरा के नाम से आपका जाना जाता है, क्योंकि सोवियत संघ के साथ हमारे जो रिलेशन है बहुत अच्छे रहे, बहुत पहले से ही, जब से इंडिया एक स्वतंत्र देश के रूप में आपका बना, जब से हमें आजादी प्राप्त हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे रहे। तो 1945 में आपका कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी और आपका 1947 से तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था। तो 1947 में ही इंडिया को आजादी प्राप्त होती है। तो जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे रहे। तो जब हम बात करते हैं भारत और सोवियत संघ के बीच संबंधों की, तो पहले से ही हमारे जो संबंध थे रणनीतिक रूप से काफी मजबूत रहे हैं, सैन्य रूप से काफी आपके मजबूत रहे हैं, आर्थिक संबंधों में काफी मजबूत रहे हैं और राजनयिक रूप से भी काफी मजबूत रहे। उसके बाद क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है आपका 1991 में। और उसके बाद भी जैसे हमारे प्रीवियस सोवियत संघ के साथ जो संबंध थे, वैसे ही संबंध हमारे जो रूस है, जो कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था, उसके साथ आपके चलते हैं। तो दोनों देशों के बीच बहुत सारी स्पेशल पार्टनरशिप होती है, आपका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है। तो बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका जो 1955 में सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारत की यात्रा की थी, जो कि सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के आपके नेता भी रहे थे। तो इनका नाम निकिता क्रुश्चेव था, आई थिंक। सो इन्होंने भारत की यात्रा की थी। तो दोनों देशों के बीच जो रणनीतिक संबंध है उनमें आपका काफी सुधार हुआ था। यहीं से हमारे जो रणनीतिक संबंध है वो आपके कहीं न कहीं आपके शुरू हो चुके थे, क्योंकि हम बहुत सारा चीजें सोवियत रूस से आपके खरीदते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1956 में सोवियत रूस ने आपका हंगरी में हस्तक्षेप किया, भारत ने वहां पे एब्सटेन कर दिया, वहां पे भारत ने जो है सोवियत रूस के विपक्ष में आपका मतदान नहीं किया, भारत वोटिंग से आपका दूर रहा। फिर सोवियत रूस जो है कश्मीर पर पाकिस्तान भारत का समर्थन करता है, वीटो जो पावर है भारत की, जो आपका जो स्थायी सदस्यों को केवल प्राप्त है, जिसमें कि यूएसएसआर भी आपका एक देश है। भारत इसमें G4 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपका एक स्थायी सीट प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सोवियत रूस भारत को सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना यहाँ पे आपका विरोध करता है। अन्य कंट्रीज आपकी इतनी सपोर्ट नहीं करती है, तो सोवियत रूस इंडिया का फुल सपोर्टर है। फिर आपका 1971 में सोवियत रूस और
भारत के बीच शांति और मित्रता को लेके आपकी पहली संधि होती है, जो कि बांग्लादेश वॉर के समय हुई थी। और इस समय इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे 20 साल के लिए एक संधि हो गई, मतलब हो गई थी साइन की आप जब भी हम पे संकट आएगा, जब भी हम मतलब संकट में रहेंगे, तब आप हमारा साथ दोगे। उसके बाद आपका 1985 में वहां पे पावर शिफ्ट होती है, वहां पे एक नई राष्ट्रपति बनते हैं जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, जिनकी जो नीतियां थी इनको कहा जाता है पेरेस्ट्रॉइका एंड ग्लासनोस्ट। तो वहां पे लोगों को काफी आजादी दे दी गई थी, अर्थव्यवस्था को खोला गया था। तो इस कारण से सोवियत संघ का विघटन हो जाता है कब? 1991 में। फिर इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपका इंडिया पे भी पड़ता है, क्योंकि इंडिया बहुत सारे जो सोवियत रूस के मॉडल थे, जैसे कि पंचवर्षीय योजना जो कि सोवियत रूस ने 1928 में अपने देश में अपनाई थी, भारत ने इसको अपनाया, अपने देश में भी हमने प्लानिंग करना शुरू किया। उसके बाद हमने जो राज्य का कंट्रोल है, जो आपका अर्थव्यवस्था में, उसको अधिक रखा। बहुत सारे उद्योग धंधे हमारे गवर्नमेंट की हस्तक्षेप मतलब में होते थे, बहुत सारी चीजें हमारी सरकार के पास ही होती थी। किसी भी तरह का आपका प्राइवेटाइजेशन इंडिया में नहीं था, कोई भी प्राइवेट चीजें आपकी इतनी नहीं थी, प्राइवेट चीजों को आपका सपोर्ट नहीं किया जाता था, प्राइवेटीकरण जो निजीकरण है उसको। तो फिर सोवियत संघ का विघटन होता है, इंडिया पे उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि आप समाजवादी मॉडल तो फेल हो चुका था और हम कहीं ना कहीं उसके तरफ टिल्टेड थे। हमारा यहाँ पे सारा कंट्रोल आपका सरकार का होता था। जितना भी आपको छोटा सा उद्योग भी खोलना है, छोटा सा मार्केट भी खोलना है, छोटा सा धंधा भी करना है, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता था? सरकार से परमिशन लेनी पड़े। उसके बाद हमने अपने देश में क्या किए? एलपीसी रिफॉर्म किए, जिसको आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि उस समय एलपीसी आपका क्राइसिस आ चुका था, जो कि उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीतियां तब हमने अपने देश में अपनाई। नई उदारीकरण की जो नीति है, आर्थिक नीति जिसको कहा जाता है, वो हमने अपनाई 1991। तो यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। एंड जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो वित्त मंत्री थे, वो कौन थे? आपका जो कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद हमें एक अलग मार्केट की जरूरत पड़ी, फिर हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति। तो इस तरह से हमारा सोवियत संघ के साथ प्रारंभ से ही जो रिलेशन है आपका काफी अच्छे रहे। अब जानते हैं शीत युद्ध के बाद आफ्टर कोल्ड वॉर हमारे रिलेशन कैसे रहे। तो सोवियत संघ आप सभी जानते होंगे कि हमारा एक ऑल वेदर फ्रेंड है, जो हमेशा इंडिया के साथ आपका खड़ा रहता है, जिससे हम बहुत सारा ट्रस्ट, जिसपे हम काफी ट्रस्ट करते हैं। अमेरिका की तरह हम अमेरिका पे उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी यूएस, आप सभी को पता होगा कि बदल सकता है, कभी पॉलिसी वहां पे बदल सकती है। तो यूएस और इंडिया के संबंध पहले से काफी आपके अच्छे रहे। यहाँ पे बहुत सारा ऑयल जो है हम आपका यूएसएसआर से खरीदते हैं, आज भी रूस से बहुत सारा ऑयल, तेल हम खरीदते हैं। और हम सभी जानते हैं कि हम लगभग 85% जो ऑयल है वो बहुत सारी जगह से खरीदते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा आपका सोवियत जो रशिया है आज का, वहां से खरीदते हैं। और सोवियत जो रूस है वो हमको काफी डिस्काउंटेड ऑयल भी देता है आपके काफी कम प्राइस पे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम वहां से खरीदते हैं। तो डिफेंस हो गया, डिफेंस के मामले में बहुत सारे S-400 होगी, बहुत सारी चीजें हम वहीं से खरीदते हैं। और इसका जो भुगतान है हम कैसे करते हैं? रुपये और रूबल में करते हैं, और जिससे कि व्यापार को नुकसान ना हो। और वर्तमान समय में आप सभी देख रहे होंगे कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए गए थे इंडिया पे कि आप अगर रशिया से ऑयल परचेज करोगे तो हम आपको 25% टैरिफ लगाएंगे। तो 25% आपके पहले लगाए हुए थे, फिर 25% और लगा दिए, तो 50%। फिर आपका धमकी दी थी कि 500%। अभी आपने देखा होगा कि ईरान वॉर के बीच कि यूएस ने बोला कि आप सोवियत रशिया से आपका जो रूस है वहां से ऑयल परचेज कर सकते हैं, जो कि आपका समुद्र में बहुत सारे जो टैंकर है वहां पे रुके हुए हैं उनसे। तो इस तरह से अन्य देशों को भी परमिशन दी कि आप ऑयल परचेज कर सकते हैं वहां से। पहले बोल रहे थे कि आप जो है जो यूक्रेन वॉर है उसके लिए आपका फंडिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपका पैसा दे रहे हैं, इस कारण से आपका क्या हो रहा है? यूक्रेन वॉर नहीं रुक रहा है। इंडिया भी इसमें एक है, तो इस कारण से आपका प्रतिबंध लगाए गए थे। फिर आता है चैतन्य और कश्मीर में उग्रवाद। तो चैतन्य जो है सोवियत रूस का एक क्षेत्र है,
एंड कश्मीर जो कि इंडिया का एक पार्ट है। तो यहाँ पे दोनों देश जो है साझा शेयर करते हैं, इंटरेस्ट को साझा हित रखते हैं, दोनों देश एक दूसरे को आपका सपोर्ट करते हैं। एंड रूस द्वारा भारत के परमाणु प्रतिरोध का समर्थन, जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया 1974 में और 1998 में, तब भी रशिया ने इंडिया का सपोर्ट किया, इंडिया पे किसी प्रकार का आपका प्रतिबंध नहीं लगाया। उसके बाद आता है 1994 से प्रेजेंट तक भारत के मतलब रिलेशन कैसे रहे सोवियत रूस के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1994 की। तो यहाँ पे पीएम राव जो है विजिट करते हैं मॉस्को, जो नरसिम्हा राव होते हैं भारत के राष्ट्रपति, वो कहाँ जाते हैं आपका सोवियत रूस जाते हैं 1994। फिर 97 में आपका जो देवगौड़ा जी है आपका, वो सोवियत रूस जाते हैं। उसके बाद 2000 में आपका पुतिन जो कि सोवियत रशिया के अभी जो रूस है उसके राष्ट्रपति है, वो भारत आते हैं, उनकी भारत यात्रा पे आते हैं। एंड यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन होती है, रणनीतिक साझेदारी समझौते पे आपका हस्ताक्षर होता है, जो कि हमने 2000 में आपका किया था। फिर 2010 में ये एक स्टेप आगे बढ़ जाती है, जिसका नाम था विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार, जिसको आप SPSP भी कहते हैं, स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ओके, तो 2002 में आतंकवाद के खिलाफ भी काफी मतलब दोनों ने निंदा की थी, जो कि आपका यूएस में अटैक हुआ था उसमें। फिर आता है 2021 में मंत्री स्तरीय वार्ता होती है, यानी 2+2 वार्ता, जो कि आपके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच होती है, दोनों देशों की। ये हमारे बहुत सारे देशों के साथ है, जैसे कि अमेरिका के साथ 2018 में आपकी शुरू हुई थी, फिर जापान के साथ हमने शुरू की, फिर आपका रूस के साथ 2021 में शुरू की, एंड फिर आपका किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू की, फिर आपका यूके के साथ। तो बहुत सारी कंट्रीज के साथ है 2+2 वार्ता हमारी, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रूस इंडिया रशिया, फिर आता है जैसे कि रूस ने भारत का समर्थन किया, कब जैसे कश्मीर वॉर के समय इंडिया का समर्थन किया, कश्मीर में जो आपका के पक्ष में हमेशा सोवियत संघ भारत के साथ रहा, लिबरेशन ऑफ गोवा एंड बांग्लादेश वॉर में भी इंडिया जो है सोवियत रूस जो है इंडिया के साथ रहा, जब हमने जो गोवा था उसको पुर्तगालियों से आपका आजाद कराया था 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत। फिर 1971 में भी यहाँ पे ऑपरेशन विजय ही था, इसके अलावा अन्य ऑपरेशन थी, जैसे ऑपरेशन पाइथन हो गया, ऑपरेशन कैक्टस लिली हो गया, तो उसमें भी सोवियत रूस ने आपका सपोर्ट किया। इसके अलावा यूएनएससी में जो परमानेंट सीट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सीट है, उसके लिए भी आपका सपोर्ट करता है। एनएसजी हो गया, एपेक्स हो गया, यहाँ पे सोवियत रूस आपका मेंबरशिप है, इंडिया को आपका सपोर्ट करता है। फिर इंडिया ने कब कब सोवियत रूस के पक्ष में अपना समर्थन दिया, जैसे कि 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत रूस ने इंटरवेंशन किया वहां पे। फिर आता है 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में आपका इंटरवेंशन किया, तो वहां पे भी आपका इंडिया जो है सोवियत रूस के पक्ष में मतदान किया, अब्सटेन कर दिया, मतलब मतदान भी नहीं किया। फिर अपोज नाटो इंटरवेंशन इन यूगोस्लाविया, आपको पता होगा कि 1991 में कोसोवो वॉर होती है, जहाँ पे जो नाटो है आपका वेस्टर्न अलायंस, वो क्या करता है यूगोस्लाविया में आपका इंटरवेंशन कर देता है, वहां पे हस्तक्षेप कर देता है। वहां पे भी भारत ने आपका क्या किया, परहेज किया मतदान करने से, वहां पे भी इंडिया अब्सटेन रहा। फिर 2011 में लीबिया में आपने सुना होगा कि काफी बड़ा क्राइसिस चल रहा था, तो वहां पे भी आपका इंडिया ने यूएनएससी का जो रेजोल्यूशन था उसमें सोवियत रशिया को सपोर्ट किया एंड आपका मतदान करने से आपका परहेज किया। फिर क्रीमिया का जो मतलब इशू है, पहले आपको पता होगा कि जो सोवियत रशिया है, जो रूस है, वो 1975 में बना हुआ जो G7 मेंबर्स, G7 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 देश है आपका, जो कि काफी इमर्जिंग, जो काफी अर्थव्यवस्था के मामले में डेवलप देश है, उसमें रशिया भी एक मेंबर्स जोड़ा गया था बाद में 1998 में। तो G8 ये आपका बन गया था, बाद में रशिया को निकाला गया 2014 में। तो अभी इसकी मीटिंग भी आपकी होने वाली है जून में फ्रांस में। तो वहां पे जो है रूस को जब बाहर निकाला गया, क्योंकि वो यूक्रेन का पार्ट था क्रीमिया वाला, उससे रूस ने मतलब वहां पे इंटरवेंशन कर दिया था। वहां पे भी इंडिया ने जो है
रूस के पक्ष में ही अपना मतदान किया था, रूस के पक्ष में अपना समर्थन दिया था, मतदान करने से आपका मतलब अब्सटेन किया था। ओके, तो यहाँ पे ये काफी सीरिया यूएनएससी रेजोल्यूशन ये भी आपका काफी इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपका कुछ रेजोल्यूशन है जो कि आपका यूएनएससी के है एंड इसको सपोर्ट किया। फिर आपका यूएनएचआरसी, जैसे कि जो आपका वर्तमान समय में यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो वहां पे इंडिया क्या करता है आपका, ना तो सोवियत संघ के पक्ष में मतदान करता है, वहां पे अब्सटेन कर देता है, ना तो यूक्रेन के पक्ष में। ओके, फिर आता है कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, कुछ इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं, जिसमें आती है आपकी INSTC कॉरिडोर। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका इंडिया से आपका कहाँ तक जा रहा था, यहाँ से इंडिया से लेकर यहाँ आपका चाबहार पोर्ट से लेके यहाँ पे अफगानिस्तान से लेके इधर इधर सेंट्रल एशिया से लेके हम यूरोप तक आपका पहुंच बना रहे थे, रशिया तक, यूरोप तक। तो ये आपका 2002 में आया था, जिसको कि आपका एक तापी जो आपका पाइपलाइन भी है दोनों देशों के बीच, जिसमें कि तजाकिस्तान हो गया, तो ये आपकी इम्पोर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा इसको कहा जाता है, ये आपका 2000 में आया था। इसके अलावा तापी जो पाइपलाइन है वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपका S-400 जो वहाँ का डिफेंस सिस्टम है उसको भी हमने परचेज किया। जैसे आपने सुना होगा अमेरिका का डिफेंस सिस्टम क्या है, थार्ड है, जो कि अभी आपका जब ईरान में वॉर चल रही थी तो बोला था कि जो थर्ड अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है वो आपका फेल हो गया, जो कि पहले कोरिया में रखा हुआ, दक्षिण कोरिया में आपका रखा हुआ था वहां पे सिक्योरिटी। फिर अमेरिका उसको वहां से यहाँ लाया, ईरान में लगाया, वो अभी फेल हो गया। तो वैसे ही रशिया का एक डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है S-400। इसके अलावा इसराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, जिसका नाम है आयरन डोम करके। तो ये बहुत सारे डिफेंस सिस्टम होते हैं, उसको हमने खरीदा है। एंड कोमाउ 226 हेलीकॉप्टर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने खरीदा है। इसके अलावा हम ब्रिक्स के मेंबर्स है आपका, साथ में SCO के मेंबर्स है, IRSC यानी भारत रूस सामरिक आर्थिक वार्ता में भी हम दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा एक रिक नाम से है, जिसमें कि इंडिया, रशिया, चाइना मिलते हैं, जो कि आपका ब्रिक्स के अंदर ही आपका बना हुआ है, काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये था। फिर आपका कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे कि आपका 1994 में आपका सैन्य समझौता होता है, वो इम्पोर्टेंट है। 2000 में आपकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है दोनों देशों के बीच। एंड एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि काफी पहले से आपकी चल रही है, जिसका नाम है आपका इंदिरा एक्सरसाइज। ये आपकी हर साल होती है, काफी इम्पोर्टेंट है। और 2003 में ये आपकी शुरू हुई थी। यहाँ पे हमारी स्ट्राइक सर्विस, जिसमें कि आर्मी भी आपका पार्ट है और जो एयर फोर्स है वो भी पार्टिसिपेट करती है, एंड जो आपकी नेवी है वो भी पार्टिसिपेट करती है। इसको आपका संयुक्त अभ्यास के नाम से आपका जाना जाता है। तो ये हमने पढ़ा कि सोवियत रशिया और भारत के संबंध कैसे रहे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट आपका एग्रीमेंट साइन हुए थे। तो इसको और डिटेल्स में जान, तो हम देख रहे थे भारत रूस संबंध। तो आज भारत रूस संबंध जो है स्पेशल एंड आपका प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक आपके पहुंच चुके हैं। तो शीत युद्ध, सोवियत युग और संयुक्त राष्ट्र संघ में समर्थन करता है हमेशा सोवियत रूस इंडिया को। तो यहाँ पे आपका 1971 में ट्रीटी ऑफ पीस साइन होती है दोनों देशों के बीच, जो कि आपकी 20 साल के लिए आपकी थी। एंड फिर कश्मीर मामले पे काफी सपोर्ट करता है। जब भी यूएनएससी में ये मामला उठाया जाता है तो सोवियत रूस वीटो कर देता है। गोवा की मुक्ति में यहाँ पे भी सपोर्ट किया था, वहां पे एक रेजोल्यूशन आया था, वहां पे सोवियत रूस ने वीटो कर दिया, यानी इंडिया के पक्ष में आपका वो मतलब विपक्ष में वोट नहीं किया। बांग्लादेश वॉर के समय भी सोवियत रूस ने कोई भी रेजोल्यूशन आया, क्योंकि उनके पास वीटो पावर है, उसको भी आपका वही खत्म कर दिया। आपको पता होगा कि 5 देशों के पास वीटो पावर है, जो P5 कंट्रीज है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गए और चाइना हो गया, रसिया, जो कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका विजेता देश रहे थे। तो वहां पे कोई भी रेजोल्यूशन आता है किसी भी देश के विरुद्ध, तो इन 5 में से कोई भी एक उसको अगर वीटो कर देता है, वो मामला आपका वहीं पे खत्म हो जाता है। तो सोवियत रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का समर्थन दिया और पश्चिमी देशों के प्रस्तावों को कई बार आपका वीटो किया।
इसके अलावा भारत रूस जो समन्वय की बात करें तो स्थायी सीट के दावे का भारत का समर्थन करता है, जो कि G4 ग्रुप है, जिसमें भारत हो गया, आपका ब्राजील हो गया, आपका और जापान हो गया, एंड आपका जो भारत हो गया, एक जापान हो गया, एक ब्राजील हो गया, एंड एक आपका इटली, नो, एक जर्मनी हो गया। ओके, तो ये 4 कंट्रीज है। इसके विरोध में आपका कॉफी क्लब बना हुआ है, जो कि विरोध करता है। फिर NSG और एपेक में भी भारत का समर्थन करता है। इसके अलावा भारत ने भी, जैसे चेकोस्लोवाकिया, जब सोवियत रूस ने आपका हंगरी में इन्वेजन किया, एंड उसके बाद अफगानिस्तान में इन्वेजन किया, सीरिया, क्रीमिया, इन सभी में भारत ने भी उनका साथ दिया है, एंड इनके खिलाफ मतदान नहीं किया है। भारत यहाँ पे अनुपस्थित रहा है। इसके अलावा रूसी रुख का समर्थन किया है और अंतरिक्ष के हथियारीकरण का आपका विरोध भी किया है। तो प्रमुख जो समझौते हैं, जो कि डिफेंस के मामले में इंडिया और रशिया जो है काफी अच्छी पार्टनरशिप है। बहुत सारी चीजें हम डिफेंस में वहां से खरीदते हैं, जैसे कि S-400, बहुत सारी मिसाइलें, बहुत सारे जो डिफेंस के सामान होते हैं उनको। फिर कामो हेलीकॉप्टर जो है वहीं से आपका खरीदते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आपका एक ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि आपका भारत और रूस ने बनाई थी। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका नाम आपका इस पे है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी पे, एंड US की जो आपका सोवियत रूस की है मस्कोवा नदी, उस पे। तो वो हमने दोनों ने साथ में मिल के बनाई थी। उसको बहुत सारे देशों को आपका निर्यात भी किया है। इसके अलावा INSTC कॉरिडोर, ये आपका 2002 में आया था, 2000 में आया था। तो यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है, तो कैस्पियन सी तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। आपका इधर अरब सागर से आपका ईरान हो गया, चाबहार पोर्ट, पहले अफगानिस्तान, अब ईरान, चाबहार पोर्ट, इससे। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है 2+2 डायलॉग, ये आपका 2021 में शुरू हुआ था, और विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच ये वार्ता आपकी होती है, मंत्रिस्तरीय संवाद इसको कहा जाता है। एंड इंदिरा एक्सरसाइज 2003 से आपकी शुरू हुई थी, काफी इम्पोर्टेंट है। और अगली वीडियो में हम जानेंगे भारत चाइना के संबंध। तो हमने देखा कि सोवियत संघ के साथ हमारी जो मित्रता है वो कैसी है, सच्ची और परखी हुई मित्रता। तो सबसे पहले 1955 से स्टार्ट होते हैं संबंध, राजनीतिक संबंध। तो यहाँ पे आपके वहाँ के प्रेसिडेंट इंडिया आते हैं। फिर 1900, इससे पहले 1950 में जाओ तो कश्मीर के मुद्दे पे आपका इंडिया का समर्थन करता है। फिर पीस ट्रीटी होती है। फिर 85 में आपका कॉमन यूरोपियन होम बनता है। इसके बाद आपका वहाँ पे जो नीतियां है वो आती है। तो हमने देखा कि किस पे भारत ने रशिया का समर्थन किया, रशिया ने कब इंडिया का समर्थन किया। इसके अलावा ये है आपका INSTC कॉरिडोर, जहाँ तक इंडिया जो है यहाँ से आपका पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ इंडिया बंदर अब्बास पोर्ट, जो कि ईरान में है, आपका चाबहार पोर्ट, फिर यहाँ तेहरान से आपका, अब इधर से मॉस्को से आपका सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर तो यहाँ तक, ओके, कैस्पियन सी तक। फिर आपका हमने देखा कि ऊर्जा के मामले में हमारे जो रिलेशन है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक कुंदन कूलम परमाणु जो है, कुंदन कूलम परमाणु रिएक्टर है आपका, जहाँ पे सोवियत रूस आपका सपोर्ट करता है। तो भारत में रूसी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, ये तमिलनाडु में है आपका, 1988 में एक समझौता हुआ था उसको लेके। फिर आता है सैन्य अभ्यास, 2003 में आपका सैन्य अभ्यास हुआ था, जो कि आपका किसको लेके था, जो दो, इसमें हमारी तीनों सेनाएं आपकी पार्टिसिपेट करती है। एंड IRIGC, तो ये भारत और रूस के बीच एक अंतर सरकारी आयोग है, काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2000 में होती है। उसके बाद 2010 में आपका स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है। फिर 2+2 डायलॉग। तो ये देखिए, हमने भारत और सोवियत संघ के जो रिलेशन है वो आपका पहले से ही अच्छे हैं। हमारे जो रिलेशन है वो आपका सोवियत संघ के विघटन के बाद भी आपका काफी अच्छे रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि भारत और सोवियत संघ के रिलेशन कैसे रहे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट आपके साइन हुए हैं। इस समय भी जब हम बात करते हैं ईरान वॉर की, तो वहां पे भी सोवियत संघ जो है इंडिया, मतलब जो रूस है वो इंडिया को सपोर्ट करता है, चाहे ऑयल के मामले में हो, चाहे डिस्काउंटेड ऑयल देना हो, वहां पे भी क्रूड ऑयल एनर्जी सपोर्ट, क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ा एक मार्केट है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत हमें पड़ती है। तो रूस के लिए यहाँ पे एक बाजार, एक मार्केट उनको मिल जाता है, जिससे कि वो अपने
जो निर्यात है वहाँ सोवियत रशिया से यहाँ कर सके, जिसको आज रूस कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।